हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे क्लॉज, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है आपके वो है कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंसेस फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बताएगा। तो फर्स्ट है आपके द न्यूज़ इन दिस, द न्यूज़ इज दिस, कि न्यूज़ यह है, क्या है, इंडिया हैज़ qualified in next round to the next round। ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, द रिप्लाई वाज दिस, द रिप्लाई वाज दिस। होम्योपैथी हैज़ नो साइड इफेक्ट। तीसरा, द सॉल्यूशन इज दिस, द सॉल्यूशन इज दिस, you have to work hard। चौथा, the council has been this, the council has been this, we should grow more trees, we should grow more trees। नेक्स्ट क्या है, द आउटकम वाज दिस, द आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, वाज दिस। और इंडिया एट लास्ट वॉन, इंडिया वॉन फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है। तो इसको मैच कैसे करना है, देखो आपको इसमें कॉमन चीज नजर आ रही है, दिस। आई थिंक इसी के, ये किसी चीज से रिप्लेस होगा। अब तक के हमने एग्जांपल्स में ये चीज सीख ली है। तो उसके अंदर अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिस के स्थान पर डेट का यूज़ करते हुए हमें ये वाक्य कंप्लीट करना है। जैसे पहला है कि द न्यूज़ इज डैट, पहले का आंसर वैसा बनेगा, द न्यूज़ इज डैट इंडिया हैज़ क्वालिफाइड to the next round। फिर the reply was that homeopathy has no side इफेक्ट्स। यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। द रिप्लाई क्या है, ये है। न्यूज़ क्या है, ये है। रिप्लाई क्या है, ये है। मतलब पूरा सेंटेंस।
उसी तरह से द सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इज डेट क्या है कि भैया आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज द वर्क हार्ड। ठीक है, फिर काउंसल क्या है, यानी सोच विचार क्या है, क्या किया गया, हैज़ बीन डेट, काउंसल क्या किया गया, काउंसल क्या किया गया कि वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। फिर द आउटकम क्या है, आउटकम क्या है, आउटकम वाज डेट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, ये आपका आउटकम है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को आप डिफाइन कर रहे हैं कि क्या आउटकम है, क्या काउंसल है, क्या सॉल्यूशन है, वो आपके नेक्स्ट, जैसे कि माई डिसीजन इज डैट, योर एडवाइस इज डैट। ठीक है, इस प्रकार से सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, जो नेक्स्ट है आपके कंबाइन द सेंटेंसेस फॉर द, किसके लिए करना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्लू, कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्लू, वी वॉन्टेड इट फ्रॉम यू, कि वी वॉन्टेड इट फ्रॉम यू। फिर है दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। फिर देखिए दिस इज द स्टेटमेंट क्या है, द अपोजिशन डिमांडेड फ्रॉम द पीएम। स्टेटमेंट में क्या है, द अपोजिशन डिमांडेड फ्रॉम द पीएम, अपोजिशन डिमांडेड फ्रॉम द पीएम, दिस वाज द इंस्ट्रक्शन, दिस वाज द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, नो स्टूडेंट वुड प्ले मैच, नो स्टूडेंट वुड प्ले मैच। फिर नेक्स्ट क्या है, दोज वर द कैसल, दोज वर द कैसल, दोज वर द कैसल, दे डिडंट विजिट दैम, दे डिडंट विजिट दैम। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, you should explain them, you should explain them।
ठीक है, अब इसको अपन किस प्रकार से बनाना है कि ये आपको कुछ नज़र आ रहा है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसल क्या है और पॉइंट्स क्या है। ये सारे ये तो सब्जेक्ट हो गया, दिस यह ये एज ए प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, किससे जोड़ेंगे, डेट से बनाकर जोड़ेंगे कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट वी वांटेड, इट हट जाएगा अगर है तो, क्योंकि ये किसी उसके लिए आ रहा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट के लिए, फ्रॉम यू। फिर दिस इज द स्टेटमेंट दैट द अपोजिशन डिमांडेड फ्रॉम द PM. This was the statement that the opposition wanted from the PM. Next क्या है कि this was the instruction that no students would play match. फिर those were the castle that they did not visit them. देम हट सकता है अगर आप चाहें तो, ये देम किसके लिए आ रहा है, कैसल के लिए आ रहा है, इसलिए आप इनको हटा सकते हैं। फिर है देयर आर द पॉइंट्स, ये दीज आर द पॉइंट्स, दैट यू शुड एक्सप्लेन। अब देखिए देम मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यदि नेक्स्ट से स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो आपके सेंटेंस है उसमें कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर इट हो गया था क्वेश्चन में और यहाँ पर आया था देम, ठीक है, इनको आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज हुए हैं, ठीक है, तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है जब आप किसको कंबाइन करेंगे, ठीक है भाई। ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर देखिए जो नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लोज का मतलब क्या होगा, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में तो अब तो एक वर्ड पढ़ते हैं ना, एक वर्ड वगैरह जो होता है, वर्ड और फ्रेज, यहाँ पर नॉन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले स्टेटमेंट आएंगे, उनको एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये रिलेटिव
क्लोज का मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन से भी इसका मतलब है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ जाता है, WH वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, WH वर्ड जो कि नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हु, होम, हुज, विच। ठीक है, और डेट। ठीक है, इन चीज़ों का WH वर्ड का प्रयोग नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए एज ए कनेक्टिव यूज होते हैं। दूसरी चीज, ये सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में, दोनों फॉर्म में प्रीफर होंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। यदि सब्जेक्ट के तौर पर नाउन प्रोनाउन है तब भी, और ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन प्रोनाउन है तब भी। जैसे रामू इज माई फ्रेंड, रामू इज माई फ्रेंड, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, रामू इज माई फ्रेंड, ही इज इंटेलिजेंट। अब आप ध्यान रखिए इसको किससे, अब ये तो आपको पता होगा, हु यानी कौन, हुम का मतलब व्यक्ति से व्यक्ति के लिए, हुज का मतलब व्यक्ति और वस्तु के बीच में कनेक्शन के लिए, और विच यानी केवल व्यक्ति, वस्तु और जानवर के लिए, डेट का मतलब कॉमन कनेक्टिव। ठीक है, डेट से जोड़ने पर भी आपका वही अर्थ निकलेगा, कॉमन कनेक्टिव है ये। तो इसको अपन किससे जोड़ेंगे, अब देखिए, रामू इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इंटेलिजेंट। अब ये जो है ये किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है, राम हु इज़ इंटेलिजेंट, ये हट जाएगा, इज इंटेलिजेंट। ठीक है, इज़ माई फ्रेंड, ध्यान रखना। आप कहेंगे सर कैसे, जब नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो आफ्टर द सब्जेक्ट उसको कनेक्टिव के साथ, एप्रोप्रिएट कनेक्टिव के साथ रखकर लिखा जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको ये सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो आपको इसको सब्जेक्ट लिखने के बाद जो भी सूटेबल कनेक्टिव है उसको लिखिए। उसके बाद प्रोनाउन को हटा दीजिए, क्योंकि राम एक ही सेंटेंस में 2 बार यूज़ नहीं करना है, सब्जेक्ट ही बहुत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हु, राम जो कि इंटेलिजेंट है, मेरा दोस्त है। ये तो हो गया एज ए सब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, माई, इसी को लीजिए, माई फ्रेंड इज राम, माई फ्रेंड इज राम, मेरा दोस्त राम है। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, किस प्रकार से, माई फ्रेंड इज राम हु इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमको रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। सर अब आप ये ध्यान रखें कि इसका प्रयोग होता है पर्सन के लिए, ये टू पर्सन है, यहाँ पर पर्सन टू, ये भी पर्सन टू पर्सन ही है, लेकिन इसका जो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव जानवर, वस्तु का आदि का संबंध दर्शाने के लिए होता है। ये केवल व्यक्ति
वस्तु और जानवर के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये कॉमन कनेक्टिव है। ठीक है भाई।